बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन के नाज़रीन को अली सलमान स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में खुश आमदीद कहता है कि जहां पे रोज़ाना रात 11 बजे हम बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से, और इन मैचेस को हम डिस्कस करते हैं कि इन मैचेस में जो खेले जा रहे हैं उनमें क्या क्या जो परफॉर्मेंसेज सामने आई हैं, क्या यहाँ पे कौन सी टीम जीत की तरफ जा रही है, कौन सी टीम को हार को गले लगाना पड़ेगा। साथ साथ हम बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में कि जो बहुत सारे क्रिकेट के इशूज़ सामने आते हैं, उन इशूज़ को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं इंडियन कैंप के हवाले से, इसके अलावा अफगानिस्तान टीम के कैंप में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ दोनों हमारे क्रिकेट एनालिस्ट रोजाना की तरह आज भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान। वेलकम टू द शो ताहिर। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, थैंक यू। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वर्ल्ड कप एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, सब एंजॉय कर रहे हैं हम लोग सब। चले जी, सब वर्ल्ड कप एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरे जो हमारे एनालिस्ट हैं, हमारे दूसरे जो पैनलिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और इनके तबसरे और तज्जिए आप पसंद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बदियु जमा। वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर? ठीक ठाक है, बिल्कुल खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र। ये आज क्या क्या तैयारी की? बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर आए आज माशाल्लाह। असल में हम तो अगर मगर के चक्कर में लगे हुए ना कि अगर ये हो जाएगा मगर हो जाएगा, तो उसी चक्कर में तैयारी तो बस ऐसे ही है, जो मिलता है पहन के आते हैं। प्रोग्राम में तो ज़रा तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, कहा जाता है कि पहनो मन भाता और खाओ मन भाता और पहनो जग भाता। तो आपने जो पहना है वो तो ज़बरदस्त, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन खाने में क्या पसंद है? और आज हमारा प्रोग्राम है कि आज हम आपको बहुत ज़बरदस्त सा एक मील ऑफर करें और खिलाएं। बिल्कुल, पिछली बार भी हमने खाया था, मेरे ख्याल में फूल पांडा, शायद इसकी बात कर रहे हैं आप। तो पिछली बार तो जो खाया ज़बरदस्त था, मुझे लग रहा है आज भी बहुत ज़बरदस्त मज़े का खाना हमें मिलने वाला है। और ताहिर ने मुझे बताया कि आपने दोपहर से खाना छोड़ा हुआ है। नहीं, मुझे था ऐसे ही था, लेकिन आपको मालूम है मैं खाता ज़रा कम हूँ। चले जी, खाते कम है। और हम बात करें फूड पांडा के भी हवाले से, और फूड पांडा की जिनका ज़बरदस्त है जो एक मैसेज है कि देखते जाओ और खाते जाओ, और जिस तरह की तेज़ तरीन डिलीवरी है, इसी तरह शुएब अख्तर को भी इन्होंने अपने साथ एसोसिएट किया हुआ है। गुज़िश्ता जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बड़ा ज़बरदस्त रहा था फूड पांडा के साथ। और जिस तरह मैंने आपको लास्ट शो में भी बताया था, बहुत ही सिंपल से इनकी ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के ज़रिए आप जो है वो वाउचर्स के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा अगर मेरा कैमरा दिखा सके, आप ये देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे कि स्क्रीन पे कि किस तरह से इनकी ऐप है। और ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जो है वो इस पे खाने को ऑर्डर कर सकते हैं। ये अगर स्क्रीन पे मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फूड पांडा। मैंने प्ले स्टोर से जाके इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। ये फूड पांडा की एप्लीकेशन अब से थोड़ी देर के बाद खुल जाएगी आपके सामने स्क्रीन पे कि फूड पांडा की एप्लीकेशन खुल जाएगी। और अगर फूड पांडा की एप्लीकेशन यहाँ पे खुल जाती है तो फिर चूँकि हमारे स्टूडियो में सिग्नल का थोड़ा सा इशू होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जब आप अपने घर में कर रहे होंगे तो डेफिनेटली ये टाइम नहीं लेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और बड़ी तेज़ी के साथ ये खुल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे जो मेन्यूज़ हैं ये आने शुरू हो गए हैं, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं इनकी तफसील आना शुरू हो गई है। और साथ साथ आप यहाँ पे जा सकते हैं और आउटलेट्स के पे भी जा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं। और बहुत सारे जो है वो रेस्टोरेंट जो है वो आप देख सकते हैं अपनी मेरे स्क्रीन पे कि आप फूड पांडा की जो ये ऐप है इसको डाउन करने के बाद खाना ऑर्डर कर सकते हैं। और खाना ऑर्डर करने के बाद बहुत तेज़ी के साथ, बहुत जल्दी जो है वो फूड पांडा की डिलीवरी हो जाती है। और जब आप वाउचर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो ये तो फूड पांडा के बारे से तफसीलात थी। और क्या ऑर्डर क्या करें वैसे ताहिर, आज क्या मूड है? लास्ट टाइम तो हमने शायद फास्ट फूड ऑर्डर किया था, आज उस चीज़ के साथ थोड़ा सा डिफरेंट एक ऑर्डर कर लेते हैं अगर आपको लगता है। ये कैसे आप स्पिनर क्या फास्ट फूड पसंद करें, फास्ट चीज़ आपको पसंद है आप बेसिकली स्पिनर? असल में डाइट वो इजी होता है ना, ज़रा आपको ज़रा हैवी, पता है हैवी नहीं खा सकते। और ख़ास तौर पे बारबेक्यू तो हमेशा सबका ही फेवरेट रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो या नहीं हो, तो वो ऑब्वियसली सभी लव करते हैं बारबेक्यू को। तो ठीक है जी। और ताहिर ने कह दिया तो जी अब हमें हमारे मेहमान हैं, इनकी पसंद को हमें मलूज़ खाते रखना होगा। साथ साथ बदी ने भी कहा है कि वो भी फास्ट फूड पसंद करते हैं, बारबेक्यू पसंद करते हैं। कुछ और कहना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि बारबेक्यू हमारे खिलाड़ी खा रहे हैं, हम कुछ सादा सा खा लेते हैं। सादा से खा लेंगे, चले जी। बदी ने कहा कि सादा सा खा लेंगे, लेकिन आपको लास्ट शो में याद होगा बदी ने कहा था कि मैं चखूंगा, लेकिन ताहिर इस बात की गवाही देंगे इनका चखना जो था वो काफी लंबा स्पेल था। लंबा स्पेल था और तगड़ा स्पेल था इनका। जी हाँ, सेहत पे ना जाइए, लेकिन फूड पांडा का खाना इतना, जो रेस्टोरेंट में खाना इतना मज़ेदार होता है कि इनका जो चखना था वो थोड़ा सा तवील हो गया। लेकिन ये आप साथ साथ मेरे हाथ में एक वाउचर भी देख रहे हैं। आप जब फूड पांडा के ज़रिए आप ऑर्डर करेंगे तो इस वाउचर के ज़रिए जब आप ऑर्डर करेंगे तो आपको फिर फ्री मील भी मिल सकता है। मेरे हाथ में आप ये वाउचर देख सकते हैं। थोड़ा सा वापस आ जाते हैं मैच की जानिब के, जहाँ पे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। और यहाँ पे न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने पहले खुद बैटिंग करने का बजाय या पहले
फील्डिंग करने का फैसला किया और साउथ अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी। 241 रन स्कोर किए गए 6 विकेटों के नुकसान पे, और चूंकि फोरकास्ट कंडीशन की वजह से जो थी वो कुछ इस तरह से थी कि 49 ओवर में इस टारगेट को चेस करना है न्यूजीलैंड की टीम को। और अब जो मेरे पास जो इस वक्त सूरत ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है वो है कि 5 खिलाड़ी अब आउट हो चुके हैं न्यूजीलैंड के, और 191 हो चुका है स्कोर। 42वें ओवर का खेल है जारी, 5 विकेटें अब तक गिर चुके हैं। तो वाज़ेह तौर पे एक आसान फतह की जानिब गामजन है यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आज इस मैच में कामयाबी हासिल करना साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी ज़रूरी था। ताहिर खान से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ताहिर, पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी था कि आज अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम कामयाबी हासिल करती है तो पाकिस्तान के पास बड़े चांस हो गए, क्योंकि न्यूजीलैंड स्ट्रेट अवे फिर क्वालिफाई कर जाएगी, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह जो पॉइंट टेबल इस वक्त चल रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के 3 पॉइंट्स हैं और हम भी 3 पॉइंट पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और क्योंकि न्यूजीलैंड ऑलरेडी थ्रू हो चुका है, मतलब जिस तरह जितने उनके पॉइंट्स 8 पॉइंट है, वो जीतती है तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो हारती है तो हमारे लिए एक होप और जागती है, क्योंकि जब हमने साउथ अफ्रीका से खेलना है, हम उनको हराते हैं और फिर हमने नेक्स्ट मैच न्यूजीलैंड से खेलना है, तो हमें फिर उनको हराने में एक एडवांटेज होगा कि हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो यही वजह है जिस तरह से आज टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग की है न्यूजीलैंड ने, क्योंकि थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन शुरू में थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा स्लो टाइप का पिच था जिसमें बॉल रुक के आ रहा था। आपने ये देखा कि हाशिम आमला जैसे प्लेयर इतना स्ट्रगल की, उन्होंने 83 बॉल्स खेली हैं, वो तो इसी वजह से उनको टाइम लगा, क्योंकि उनको भी वो खेलते हैं अली भाई, पंच खेलते हैं, वो तेज शॉट मारते हैं, जोर से मारने वाले। लेकिन ये जो पिच है ये आपको टाइम करने वाली पिच थी, तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मिस कैलकुलेट हुई है, जो हमें ऐसा लगा है। बाकी उनको जो लग रहा था वो ज़्यादा डिफरेंट टाइप को, क्योंकि वो 22 यार्ड्स में वहाँ बैटिंग कर रहे हो। आपको कैसा लगा कि इब्तिदा में जब टॉस जीतने के बाद फील्डिंग ली और फिर डीकॉक जो उनके इनफॉर्म बैट्समैन है, डीकॉक जल्दी आउट हो गया, फिर डु प्लेसिस भी ज़्यादा देर क्रीज पे नहीं रह सके, मुश्किलात शुरू से ही रही हैं साउथ अफ्रीका के साथ। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, तो शुरू में 2 आउट हो जाना, उसके बाद उनकी टीम को संभलना थोड़ा मुश्किल था। तो फिर आशिम आमला जो क्योंकि तजर्बाकार भी हैं और काफ़ी वो आउट ऑफ फॉर्म भी थे, तो आज उन्होंने विकेट पर ठहरने को तरजीह दी, जिसकी वजह से थोड़ी सी उनकी 2-3 खिलाड़ियों के साथ उनकी जो पार्टनरशिप है वो हुई। तो 4 खिलाड़ी तो उनके आउट हो गए थे जल्दी, 136 पे 4 आउट थे, लेकिन आखिरी के 2 जो बैट्समैन थे, डेवसन उन्होंने जो है बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, मैं 67 रन उन्होंने किए, और आखिरी के 10 ओवर में जो साउथ अफ्रीका ने 9 या 10 ओवर में वो ज़्यादा रन बनाए। अगर देखें तो 39 ओवर में उनके 61 रन थे, 161 रन थे, तो उसके बाद जो 9 या 10 ओवर थे उसमें उन्होंने अच्छा खेला और ये रन हुए। और विकेट जो थी अली भाई, हमें वर्ल्ड कप में पहली बार ऐसा लगा कि कोई ऐसी विकेट है जो ना सिर्फ बॉलर्स को मदद कर रही है, बल्कि बैट्समैन जो अपनी इनिंग्स को लंबा करके खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, बिल्कुल अपनी टाइमिंग से खेल रहा है और अपनी सही जो कंडीशन है उसके मुताबिक खेल रहा है, वो कामयाब हो रहा है। और बॉलर जो अच्छी गेंद कर रहा है वो कामयाब हो रहा है। आज देखें जिस तरह से आशिम आमला ने बैटिंग की, उसी तरीके से अब न्यूजीलैंड की जानिब से उनके कप्तान विलियमसन कैप्टन इनिंग खेल रहे हैं, और मैच आखिरी मराइल में आप देख भी रहे हैं। लेकिन ऐसी इनिंग्स अगर मैच फंसा हुआ और कप्तान खेले तो फिर दिल खुश होता है, और वाकई वो न्यूजीलैंड के कप्तान ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ मिलर की इनिंग को क्या कहेंगे कि जिन्होंने बड़ी अच्छी बरकरफ्तार इनिंग खेली और 37 गेंदें उन्होंने फेस की और उसके अलावा 36 रन स्कोर किए, बर वक्त इनिंग थी, क्योंकि लोअर ऑर्डर में किस तरह की इनिंग खेलना यकीनन आसान नहीं था, क्योंकि जिस तरह आप लोग दोनों बात कर रहे हैं कि विकेट स्ट्रोक के लिए इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि वही ना लास्ट जो 5 ओवर में ना 46 रन इन्होंने मारे हैं। मैं समझता हूँ वही इनको थोड़ा बूस्टअप मिला है, और स्पेशली जो इनके बॉलर के लिए, जब आपको बॉलर्स को आप टारगेट देंगे, उनको रन्स देंगे, तो फिर वो डिफेंड करने आएंगे पॉजिटिव माइंड से। यहाँ पर मैं एक बात करूंगा, जो फर्गुसन ने जो एक यॉर्कर मार के जो बोल्ड किया है आपके साउथ अफ्रीका के डु प्लेसिस को, मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी थी अभी तक की वर्ल्ड कप में, जो वो क्लीन, मतलब वो परफेक्ट इन द लाइन थे। वो कैसे जस्ट वो कहते हैं ना इंचों का फर्क होता है, यॉर्कर परफेक्ट यॉर्कर जो हम वसीम अकरम, वकार यूनुस की देखा करते थे एक जमाने में, आज फर्गुसन ने वो याद दिलाई। 3 विकेटें भी ली हैं फर्गुसन ने, लेकिन आपको लगता है थोड़े महंगे रहे, क्योंकि 10 ओवर 59 रन और 3 विकेटें। आसिफ भाई थोड़ा सा वो ऑफ कलर हुए थे, क्योंकि वो जब हेनरी दूसरे एंड से बॉल कर रहे थे, मैं लास्ट 6 ओवर की बात करूंगा, तो वो हेनरी ज्यादातर कटर्स मार रहे थे, स्लो कर रहे थे, क्योंकि स्लो बॉल और बॉल विकेट पे रुक रहा था। फर्गुसन क्योंकि वो पेस के शौकीन है और पेस निकालने का है, तो जो उनको 2 छक्के लगे वो दोनों शॉर्ट बॉलों पे छक्के लगे, जो ड्यूसन ने जो छक्के लगाए थे, क्योंकि वो वेट कर रहे थे बैकफुट पे। तो यही फर्क होता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस बॉलर का और अनएक्सपीरियंस बॉलर का। लेकिन जो शुरू में जो इनका स्पेल था
मैं समझता हूँ वन ऑफ द गुड स्पेल मैंने अभी तक देखा है न्यूजीलैंड की तरफ से। ठीक है, न्यूजीलैंड की तरफ से अभी तक देखा, अब तक जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि 199 रन हो चुका है न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पे, और 43 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। तो इस तरह अब मजमूई तौर पे 6 ओवर का खेल अब बाकी है और 42 रन दरकार है इस मैच में कामयाबी के लिए। क्या लगता है आपको, अभी केन विलियमसन क्रीज पे मौजूद है, 81 रन के साथ हैं, कैप्टन नॉक को धोने के लिए? बिल्कुल, विलियमसन जब तक क्रीज पर हैं, अगर उनके लिए, क्योंकि एवरेज भी अब 7 रन का एवरेज है, और उनके जो आखिरी के बैट्समैन हैं वो आर्डिटर जो हैं, वो ग्रैंडहोम ने उनको अच्छा साथ दिया, बिल्कुल ग्रैंडहोम जो है वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा मुश्किल होगी। तो विलियमसन जब तक क्रीज पे खड़े हैं न्यूजीलैंड आसानी से जीत सकता है। 6-7 रन की एवरेज आखिरी के ओवर में कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर अगर 1 या 2 अच्छे ओवर साउथ अफ्रीका की जानिब से आखिरी में हो गए और एवरेज अगर 9 से 10 पे होता है तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है अगर विलियमसन आउट होते हैं। तो अगर विलियमसन रहे तो वो 9-10 रन को भी चेस कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज साउथ अफ्रीका की टीम ने कम बैक किया है, खासतौर पर बॉलिंग में, वो एक अच्छा है उनके लिए, क्योंकि हम तो ये चाह रहे हैं कि खासतौर पर पाकिस्तानी टीम के लिए कि पाकिस्तानी लोग भी हैं, पाकिस्तानी कौम है, दुआएं करिए कि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर हारे और ताकि वो और नीचे की तरफ आए और हमारा चांस बने। लेकिन अब ये देखते हैं, क्योंकि अब आज वो जीतते हैं तो उनको डायरेक्टली 9 पॉइंट हो जाएंगे, 5 मैचेस में उनके 9 पॉइंट हो जाएंगे, तो सब उसके बाद उनके पास 4 मैच और 4 में 1 जीतते हैं तो डायरेक्टली वो फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो साउथ अफ्रीका का यहाँ पर जीतना इस वजह से हम लोग चाहते थे कि जीत जाए, ताकि हम वो जीतें तो उनके भी 5 पॉइंट हो जाएंगे, और हम अगला मैच न्यूजीलैंड को मारते हैं तो फिर हमारे भी 5 पॉइंट हो जाएंगे। तो ऐसे कैलकुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान टीम देख भी रही होगी कि इस वक्त दुआएं कर रहे होंगे कि साउथ अफ्रीका जीते और न्यूजीलैंड हारे। आपने नाज़रीन आइंस्टाइन बदियुज़्ज़मा को सुना, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं किसी प्रोफेसर को सुन रहा हूँ, जिस तरह इन्होंने इतनी कैलकुलेशन बता दी कि इस वक्त तो मुझे एक बहुत शदीद एक ब्रेक की ज़रूरत है, जितनी आपने कैलकुलेशन बता दी। तो इतना मैथ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा जितना बदियुज़्ज़मा ने इस वक्त हमें सिखा दिया कि वो ये कर जाए तो ये हो जाए, ये कर जाए तो ये हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए रिफ्रेशमेंट मोमेंट बाय टैंग, और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक। Another boundary. Good firm hit down the ground. Just like that. Oh yes. That shot. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 1 और वर्ल्ड कप स्पेशल के, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान खेले जाने वाले मैच के बारे में। मैच इस वक्त इन प्रोग्रेस है और 241 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर। जवाब में अब तक 212 रन न्यूजीलैंड की टीम करने में कामयाब हुई है 5 विकेटों के नुकसान पर। केन विलियमसन इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं और उनका पूरा साथ निभा रहे हैं ग्रैंडहोम, और लगता ऐसा है, उम्मीद यह है, आसार यह है कि इस मैच को बड़ी आसानी के साथ न्यूजीलैंड की टीम अपने नाम कर लेगी। और इस टीम के जीतने से पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बदियुज़्ज़मा ने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बड़ी तफसील के साथ बता दिया था। ताहिर, अब जो मैच तक प्रोग्रेस है और अगर न्यूजीलैंड, बहुत कवी इम्कान है कि न्यूजीलैंड इस मैच को जीत जाएगा, उसके बाद अब पाकिस्तान की टीम का मोराल क्या होगा? क्योंकि अगर वो जीत भी जाते हैं, अगर वो 4 के चारों मैचेस जीत भी जाते हैं, उस पर भी पॉइंट टेबल पे फिर हमें स्ट्रगल करते ही नजर आएंगे। ठीक है, वही बात है ना अली भाई कि हम मैच बाय मैच ही आप जाएं। अगर हम, क्योंकि सोच तो हमारी भी आती है, जिस तरह से बदी मैंने पूरी डिटेल में सबको बताया कि वो जीते तो ये हो जाएगा, तो ये हम भी यही चाहते थे क्योंकि साउथ अफ्रीका जीते आज, लेकिन जो आसार चल रहे हैं, मैच थोड़ा सा फंसा हुआ है, लेकिन जो केन विलियमसन वो मौजूद हैं, जिस तरह से वो मैच लेके चल रहे हैं, साथ ग्रैंडहोम्स को कि 50 हो गए हैं, उसको भी खिला रहे हैं साथ साथ, तो मुझे नहीं लगता कि ये मैच आराम से जीत जाएंगे। पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, लेकिन अभी भी उम्मीद है, कोई पता नहीं है। इंग्लैंड जैसी जगह पे वेदर का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि मैं वह काफ़ी अरसे से लीग क्रिकेट खेलता रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता वेदर कब किस वक्त चेंज हो जाता है। आप ओवरऑल जाके अपने चारों के चारों मैचेस जीतें, उसके बाद जो होगा वो फिर देखा जाएगा, फिर बात की बात है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी आप 4 मैच जीतें, एटलीस्ट आपका थोड़ा मोरल हाई होगा, प्लेयर्स परफॉर्मेंस करेंगे, जो जितनी बातें चल रही हैं थोड़े सी लोग खामोश होंगे,
फिर आपकी बैटरमेंट की तरफ शुरू होंगे। तो अभी पहले आप उस पर फोकस करें, बाकी छोड़ दें, जो होगा फिर वो देखा जाएगा। जिस तरह ताहिर ने भी कहा इंग्लैंड में वेदर का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मैच की सूरत हाल कभी भी जो है वो तब्दील हो सकती है। इस तरह पाकिस्तान की टीम की सूरत हाल भी कुछ तब्दील होती नज़र आ रही है, क्योंकि एहसान मानी साहब ने फ़ोन किया सरफराज को, उनको पूरा कॉन्फिडेंस का इजहार किया कि टीम और जो टीम पर उनको पूरा कॉन्फिडेंस है और आपके पीछे पूरी नेशन है, आप दिल लगा के खेले और अगले चारों मैचेस जीतने की कोशिश भी करें। बदी एक तो सरफराज को जो फ़ोन किया एहसान मानी साहब ने, आपको लगता है कि बड़ा एक मुस्तहसन, एक बड़ा अच्छा इक़दाम था, बड़ा अच्छा स्टेप था, क्योंकि चेयरमैन अगर फ़ोन करेगा ये कहते मोरल उनका काफ़ी बढ़ेगा, जिस तरह से डीमोरलाइज पाकिस्तान की टीम और बिलखसूस कप्तान हुए हैं। बिल्कुल, जो सूरत हाल चल रही थी और जिस तरीके से टीम का जो अंदर माहौल था, खिलाड़ियों के आपस में इख्तलाफात थे, जो बातें हुई, जो हमने आपने भी सबको बताई, हमने भी सबको बताई कि किस तरीके से जो है खिलाड़ी जो हैं, किसी ने ग्रुपिंग की बात की, कोई सरफराज के ख़िलाफ़, कोई इस तरीके के अंदर की बातें थी। तो ऐसी वक्त पर चेयरमैन पीसीबी का फ़ोन करना सरफराज के लिए बहुत ज़्यादा ही इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए फ़ायदा मंद होगा, ख़ासतौर पर कप्तान के लिए कि एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको कह रहे हैं कि आप लड़ें, खेलें, कोई बात नहीं, जो हम हार गए, लेकिन अगले चारों मैचेस पर आपका फोकस होना चाहिए, जीतें। अगर पाकिस्तान टीम चारों मैच जीतती है, ताहिर ने बात की कि वेदर का बड़ा मसला है और दूसरी टीमें, देखिए वेदर का मसला हमारे साथ भी आ सकता है, अगर किसी की मैच में बारिश होती है, हमारे मैच में बारिश हो सकती है। तो यहाँ यही है कि मौसम साफ़ रहता है और चारों मैच हम जीतते हैं, उसके बाद हमारे 11 पॉइंट्स हो जाएंगे और 11 पॉइंट होने के साथ साथ हम जब हमारा एवरेज अच्छा हो जाएगा तो हम किसी सूरत में अगर दूसरी टीमों के हारने की सूरत में हम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन हम टूटे हुए वो दिल जो हैं, 4 मैच जीत के चाहे हम फाइनल 4 में ना पहुँचे, लेकिन वो जो शायकीन है उनके टूटे हुए दिलों को हम जोड़ सकते हैं कि पहले टीम वैसी थी, आप परफॉर्म करके ऊपर आइए। तो अली भाई, वैसे एक बात मैं कहूँगा कि बिला वजह भी बहुत सारी तनकीदें होती हैं जब खिलाड़ी, पाकिस्तान की टीम है और टीम वहाँ खेलने के लिए गई भी है, और जहाँ पर हम जितने भी लोगों को देखा है, चाहे वो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हों ना रखते हों, आम आदमी हों, वो सिर्फ और सिर्फ यही जो है तनकीद, थोड़ी सी मैं तो कहता हूँ कि तारीफ़ भी होनी चाहिए ताकि खिलाड़ियों का मोराल बुलंद हो। और बहुत सारी बातें हम ऐसे, मैं भी कर जाता हूँ, बहुत सारे लोग भी कर जाते हैं, और बड़े बड़े जो माहिरीन हैं वो तो ऐसी बातें करते हैं कि जिनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब वो पाकिस्तान एक मैच जीत जाए ना, ताहिर से दिन बात हो रही थी, उसने कहा यार चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच हारे तो पूरी टीम को जो है खिलाड़ी लोगों ने क्या कह दिया, जब जीत के आए तो यहाँ पर फूलों के हाथ पर ये हुआ। तो मेरे ख्याल में थोड़ा तरकीब पे भी बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान की 2019 की परफॉर्मेंस की बात करें, पाकिस्तान ने इस साल 2019 में अब तक 19 ही मैच खेले, 15 में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, 3 मैचेस में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई और 1 मैच जो था वो बिला नतीजा रहा। तो पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो 2019 में कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है कि जब आप इस परफॉर्मेंस के ग्राफ के साथ जाते हैं तो फिर जो है वो आपसे कोई ऐसी तवक्को रखनी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह बदी ने भी कहा कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि जब मैं इस किस्म की गुफ्तगू सुनता हूँ कि जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके की जाती है कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी पे ठीक है आप जरूर डिस्कस करें, लेकिन और जो बातें जो जमा की जाती हैं, ताहिर से पूछें, ताहिर अभी हमने एक क्रिकेटर को सुना कि मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाऊँगा उन्होंने क्या कहा, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम हार रही है तो ज़रूरत है कौम को यूनाइट करने की, लेकिन एक क्रिकेटर ऐसी बात उन्होंने कर दी कि अपने ही डिपार्टमेंट हेड ऑफ स्पोर्ट्स के जो उनके डिपार्टमेंट के हेड ऑफ स्पोर्ट्स थे, जिनकी सारी जिंदगी उन्होंने उनके अंडर में क्रिकेट खेली, उनके हवाले से जिस वक्त एक बड़े ज़बरदस्त कमेंटेटर है रमीज़ राजा, उनके हवाले से एक ऐसी बात उन्होंने कर दी कि जो समझ में ना आने वाली बात है। ठीक है, तनकीद आप भी करते हैं, बदी भी करते हैं, आपको नहीं लगता कि हम पिछले भी किसी शो में बात कर रहे थे कि तनकीद करते हुए भी आप जो है वह अखलाक का दामन, अपने अल्फाज का मुनासिब चुनाव, या जो आप कह रहे हैं उसका बड़ा इंपैक्ट होगा, उन तमाम चीज़ों को जो है वह मलूज़ खातिर रखें। अली भाई, बात ये, जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो वो आपके दिल में लगी होती है, वो जो पाकिस्तान का स्टार वो आपके दिल के साथ होता है। जब आप बात करेंगे, इंसान दुखी ज़रूर होता है, हम भी हैं, आप भी हैं, हम अभी भी दुआ कर रहे हैं अपनी टीम के लिए कि हम मैचेस जीतें, लेकिन जब प्लेयर या एक्स प्लेयर हो या वॉटएवर जो भी प्लेयर हो, जब वो बात करता है आउट ऑफ द वे, वो वाकई अफसोस होता है, लेकिन उसका कोई कंटेंट नहीं होता। वो या तो आप कंटेंट कहीं से मिलाना चाह रहे हैं, अगर आपको मिलाना है तो आप बाकायदा पूरी डिटेल में बात करें, उनको बताएं भाई ये जो मैंने अगर बात की है तो उसका ये कंटेंट होता है। अली भाई, मैं भी पाकिस्तान टीम में था, मुझे भी काफ़ी सिलेक्टर्स मिले, काफ़ी लोग मिले, मेरे भी कई दफ़े इंटरव्यूज है, उन्होंने भी मुझे बोला तुम कराची में ऐसे क्यों रहते हो, तुम वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। एक एग्जाम्पल वो बात करते हैं कि यार तुम अगर जैसे लाहौर में होते तो तुम बहुत जल्दी पाकिस्तान खेल चुके होते। मैं इस चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ, मैंने कहा ठीक है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरा पाकिस्तान कराची से क्रिकेटर नहीं खेलेंगे, सब खेले। आपके माजी में कौन जो बैट्समैन आते थे वो आते कराची से थे, आपके बैट्समैन विकेट कीपर आते आपके पास कराची से थे। उसकी वजह थी ना क्योंकि हमारा ग्रास रूट लेवल इतना अच्छा था, इतना तगड़ा था अली भाई, क्लब क्रिकेट। अब वो क्लब क्रिकेट खत्म होती जा रही है। अब हम उस चीज़ का जो
गुस्सा है ना हम दूसरी चीजों पे निकाल रहे हैं। लेकिन तैयार आप ये समझते हैं कि ये जो भी स्टेटमेंट सामने आए, मैं कहूँगा मैं उसकी डिटेल में हरगिज़ नहीं जाऊँगा, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे अफसोस इसलिए हुआ कि आप ऐसे खिलाड़ी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसे खिलाड़ी की आप बात कर रहे हैं जो आपके डिपार्टमेंट का हेड ऑफ स्पोर्ट्स था, आपने सारी ज़िंदगी उसके अंडर में क्रिकेट खेली, क्या उसको नहीं पता कि आप कौन हैं, आप क्या हैं और आप कहाँ से हैं, और फिर आप नेशनल चैनल पे, ये बड़े चैनल पे बैठ के इस तरह की बात कर रहे हैं। कौम अभी वैसे ही टूटी हुई है, कौम अभी वैसे ही जज्बात उसके बजरू हुए हैं, बजाय इसके आप आपस में यूनिटी लेकर आए, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अगर कल को ये टीम जीतने लगे फिर क्या होगा? तो वो बातें चेंज हो जाएगी ना, फिर वो दोबारा यूटर्न आ जाएगा। बड़ी क्विकली मुझे इस पे आपका बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आप बात हुई, वही मैं आप बात करूँगा, कराची, लाहौर, ये वो, अब तो पाकिस्तान टीम में हर शहर का, हर सूबे का लड़का है। आप मुझे बताएं कौन से का नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा के लड़के नहीं है, पेशावर से लड़के नहीं खेल रहे, कौन सी टीम का लड़का नहीं है? इस्लामाबाद के लड़के नहीं है, पंजाब के लड़के, हर जगह हर शहर के लड़के हैं। कराची का भी है, इस्लामाबाद का भी है, लाहौर का भी है, फैसलाबाद का भी, सियालकोट का भी है। तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि तुम यहाँ आ जाओ तो खेल लोगे, वहाँ जाओगे तो नहीं खेल पाओगे, ये गलत है। यूनुस खान कराची से खेले, क्या वो नहीं खेले? वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर शाहिद अफरीदी कराची से खेले। बिल्कुल, और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी है, जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हमें बिल्कुल उसको डिस्कस करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे शो से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं डिस्कस सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, और खासतौर पर उस खिलाड़ी की जानिब से मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए कि जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वो पाकिस्तान का स्टार उसके सीने पर आवेजा हुआ। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, जो हम गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी भी रखेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि फूड पांडा, जनाब ये तो वर्ड जो है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो है फूड पांडा का बहुत अमल दखल हो गया है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास फूड पांडा से आ गए हैं, और लास्ट टाइम जब ये लेकर आए थे खाना, मैंने बड़ी तारुफ किया था, तारुफ इनसे हासिल किया था। तो आसिफ साहब आएंगे, आसिफ दोबारा आप हमारे पास आए और खाना बड़ा ज़बरदस्त लेकर आए फूड पांडा का। जी ताहिर, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है अली भाई। हाँ अली भाई, क्या मैं ये आए तो आप पैसे ज़रूर दे दीजिएगा इनको। मैं पैसे तो भाई मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास है वाउचर, और अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर आप वाउचर के जरिए खाने को ऑफर करेंगे तो फिर आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच आसिफ, आप हमारे साथ शो का हिस्सा भी बन जाते हैं और आप हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त खाना भी लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे जनाब फूड पांडा के हवाले से, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इसकी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या फ़वाइद हासिल होंगे। बिल्कुल, ये फूड पांडा की ऐप है, ये इस वक्त स्क्रीन पर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके। ये फूड पांडा की ऐप इस वक्त मैंने खोल ली है और ऑन कर ली है, और फूड पांडा की ऐप खोलने के बाद आप इसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं कि जिसमें आप जा सकते हैं। अगर ये स्क्रीन पे मेरे दिखा सकें कैमरामैन, ये फूड पांडा की ऐप है। अगर ये जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा यहाँ पे हमारे स्टूडियो में सिग्नल का प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस तरह से खुलेगी ये ऐप ये, और उसके बाद फिर आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो रेस्टोरेंट्स हैं उससे जाके खाने ऑफ़र भी कर सकते हैं। और आपने देखा कि कितनी तेज़ी के साथ जो है वो फूड पांडा ने एक खाने को डिलीवर किया, जिनका स्लोगन है कि देखते जाओ और खाते जाओ। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये अब मेरे पास ये ओपन हो गई है फूड पांडा की है, और ये मुख्तलिफ ये रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपकी लोकेशन के करीब होंगे रेस्टोरेंट्स। उन रेस्टोरेंट्स पे आप अपने पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत वैरायटी है, ना सिर्फ रेस्टोरेंट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बल्कि खाने की भी जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और यकीनी तौर पे आप जब फूड पांडा की सर्विसेज को हासिल करेंगे तो डेफिनेटली आप उनके बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे। और मैं कैमरे में ज़रूर देख रहा हूँ, लेकिन मैं साइड से ये भी देख रहा हूँ कि बदी आप मुझे नहीं देख रहे, आप इन शॉपर्स को देख रहे हैं। आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो मैं हो रहा हूँ जिस तरह आप इधर देख रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि साइड में रखवा दे, खुशबू ऐसी आ रही है कि प्रोग्राम के बाद ही हम खाएंगे, अभी तो नहीं खा सकते। और आप ये देख लें कि ये फूड पांडा की असल खूबी है कि उस दिन ये कह रहे थे मैं चखूंगा, और आज ये कह रहे थे मैं खाकर आया हूँ, लेकिन उसके बाद खुशबू से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। खुशबू से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि खाएंगे तो हम प्रोग्राम के बाद ही, तो अभी खुशबू बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। चलिए जी, इनको खुशबू डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन साथ साथ साउथ अफ्रीका का क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े इशूज़ सामने आ रहे हैं, बल्कि साथ साथ अफगानिस्तान क्रिकेट से जो जुड़े इशूज़ हैं वो भी सामने आ रहे हैं। आपके लाइव कॉल्स को भी हम शामिल करेंगे। 343-00737 हमारा टेलीफोन नंबर है। अब से थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पे भी ये नंबर स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। इस पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में मैं कोशिश करूंगा कि इन शॉपर्स को जरा बदी से छुपा के रखूं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाले मैच के बारे में कि जब 241 रन स्कोर किए साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पे और जवाब में न्यूजीलैंड की छठी विकेट गिर चुकी है। 229 उनका स्कोर हो चुका है और इस तरह अब जो है वो 13 रन दरकार है इस मैच में कामयाबी के लिए और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। लेकिन साथ साथ जहां इस मैच को हम डिस्कस कर रहे हैं वहीं हम बात कर रहे हैं दीगर जो टीमों के इशूज़ सामने आ रहे हैं। अभी अफगानिस्तान के हवाले से हम गुज़िश्ता चंद दिन पहले बात करते हैं शहजाद मोहम्मदी के हवाले से, उनकी कैप्टनसी के हवाले से, और अब एक नया इशू जो है वो अफगानिस्तान से सामने आया। वो ये था कि जो उनके चीफ सिलेक्टर थे जिनको ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चीफ सिलेक्टर का ओहदा दिया गया, दौलत अहमद ज़ई फॉर्मर फास्ट बॉलर है अफगानिस्तान की नेशनल टीम के, और उनका और फिल सिमंस के दरमियान ट्वीट्स का तबादला हुआ जिसमें फिल सिमंस ने कहा कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वो इस हवाले से बात नहीं करना चाहते क्योंकि दौलत अहमद ज़ई ने कहा था कि जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग के साथ अफगानिस्तान की टीम इतने बड़े मेगा इवेंट में नहीं जीत सकती। बड़ी क्विकली मुझे बताइएगा कि अफगानिस्तान की टीम से भी इशूज़ सामने आ रहे हैं। फिल सिमंस ने दौलत अहमद ज़ई चीफ सिलेक्टर थे उनको जिम्मेदार करार दिया कि वह असगर अफगान को उन्होंने टीम से कप्तानी से हटा दिया, उसके बाद गुलउद्दीन नायक को कप्तान बना दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं जिससे अफगानिस्तान की टीम डैमेज हो रही है। बिल्कुल ऐसा देखिए, एक बड़ा इवेंट अगर सीरीज़ होती है उसमें बातें चल जाती हैं, जैसे अब पाकिस्तान के साथ हुआ, अब अफगान के साथ भी यही है। तो अक्सर हम देख रहे हैं कि अली भाई एशियन टीमों के साथ ऐसा क्यों होता है, जब भी हम कोई बड़ी सीरीज़ हो या बड़ा मेगा इवेंट हो तो इसमें इस तरह की बातें होती हैं। तो ये बहुत बड़ा डैमेज है ख़ासतौर पर जो अफगान टीम के लिए, जो मुसलसल, क्योंकि एक मौके पर तवक्को की जा रही थी कि अफगान टीम जो है ऊपर तक जाएगी। एक अगर ऊपर ना भी जाता है तो फिर कोई अपसेट जरूर बिल्कुल करेगी। उनके खिलाड़ी अपसेट होते हैं। एक फिर किसी हर एक को अपनी फिक्र लग जाती है कि कायल के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में इस ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप नहीं होनी चाहिए कि एक चीफ सिलेक्टर और उसके बाद फिर जो है आपका कोच और इस तरह की बातें और होनी चाहिए, फिर खिलाड़ियों के दरमियान इस तरह की बातें, तो फिर इससे मोराल टीम का जो है गिर जाता है, फिर वो ग्राउंड के अंदर परफॉर्म वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि इस तरह राशिद खान को देख रहे हैं परफॉर्मेंस का वो मेयार नहीं है, असगर अफगान को मैचेस भी कम मिले, कप्तानी से भी हटा दिया गया, शहजाद वापस चले गए, ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान की टीम को डैमेज कर रही हैं। देखिए बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आ गया क्योंकि वो एक पेज पे है ही नहीं, वो एक ट्रैक पे ही नहीं है। सारे प्लेयर्स भी इस वक्त अलग अलग बिखरे हुए हैं। इवन जब हमने पहले अफगानिस्तान की टीम को देखा, अगर आप एक साल पीछे चले जाएं, जिस तरह से जेल होकर ये खेलते थे, एक दूसरे को बैकअप करते थे, कोई बैकअप नहीं आ रहा, कोई मतलब इवन कोई हाई फाइव भी नज़र नहीं आ रहा है, स्लैश सेलिब्रेशन नज़र नहीं आ रही। इस सारी चीज़ों का असर अली भाई जो आने वाले इनके अंडर 19 की लॉट है ना, उस पर बहुत पड़ेगा। उसमें नेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है इनको, इनकी बड़ी टीम को, तो वो किस फ्रेम ऑफ माइंड से वहाँ पर ऊपर जाएंगी कि वो कोच की सुनेगी या वो चीफ सिलेक्टर की सुनेगी, ये बड़ा मैटर अटक गया वहाँ पर, मैं बोलूँगा इस चीज़ को। ठीक है जनाब, एक मैटर और भी अटका हुआ है और वो है न्यूजीलैंड की फतह कि जहाँ पे 7 बॉलों पे 12 रन दरकार हैं। 230 रन स्कोर कर लिए न्यूजीलैंड ने, 6 विकेटों के नुकसान पे 242 रन उनको स्कोर करने हैं और अभी उनकी जो फतह की उम्मीद जो है वो है जनाब विलियमसन। और अब जो ताज़ा तरीन अपडेट है मेरी प्रोडक्शन टीम ने मुझे बताई कि 6 गेंदों पर 8 रन दरकार हैं इस मैच में कामयाबी के लिए। और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम है उसको जो जीतना जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पॉइंट टेबल पे फिर जब ही पाकिस्तान की स्टैंडिंग बन सकती है। 6 गेंदें और 8 रन, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जीत जाएगी क्योंकि इस वजह से कि विलियमसन क्रीज पे मौजूद हैं और उनके साथ जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है अपना जो उनके लेफ्ट आर्म लेग स्पिन है, सेंटर शायद उनका नाम है सेंटनर, तो वो जाते वो भी लंबी हिट कर सकते हैं। विलियमसन खुद मौजूद हैं, तो एक कप्तान जो मेरे ख्याल में बिल्कुल शुरू से या दूसरे या तीसरे ओवर में वो आगे थे और अब से वो आखिरी ओवर तक खड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो जीता हुआ एक मैच जो है वो उनको दे देंगे। तो जब तक विलियमसन, अगर 2 बॉलें भी बजती हैं और विलियमसन हैं तो उम्मीद यही है कि न्यूजीलैंड की टीम जीत जाएगी। लेकिन 2 अच्छी बॉलें यहाँ अगर उनको आउट कर देते हैं तो फिर जो है पासा पल। आप क्या कहते हैं? एक चीज़ में अली भाई ये है कि वो फेस कौन कर रहा है इस वक्त, वो अब फर्स्ट बॉल जो आखिरी ओवर की होगी वो फेस कौन कर रहा है, क्योंकि हमें जो पता लगा है कि विलियमसन ने आखिरी बॉल पे चौका लगाया है। अब विलियमसन तो फेस नहीं कर रहे, स्टैनर फेस कर रहे हैं, तो स्टैनर क्योंकि लेफ्ट हैंडर हैं, अब वो किस बॉलर से जाते हैं, रबाडा से बॉल करते हैं या वो नेगिटी से बॉल करेंगे जो आखिरी ओवर है बेसिकली, क्योंकि दोनों ही शॉर्ट बॉल अच्छी करते हैं। और अमूमन देखा ये गया है जो भी बॉलिंग ऑलराउंडर होता है वो शॉर्ट बॉल पे थोड़ा स्ट्रगल करता है, तो इसकी कोशिश यही होगी स्टैनर की वो सिंगल लेके विलियमसन को दें, क्योंकि विलियमसन खुद कैप्टन है और इस वक्त पूरी गिरफ्त उनके हाथ में बैटिंग के प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखे जाएं तो, और वो अपनी सेंचुरी के करीब भी हैं। तो 8 रन 6 बॉलों पे 8 रन चाहिए, तो वो बड़ा मतलब नेल बैटिंग मैच बोलूंगा कि एक और सिचुएशन बिल्कुल ट्रिकी सिचुएशन है। ऑलराइट, ट्रिकी सी सिचुएशन एक हो गई है और कौन सी टीम इस मैच में कामयाबी हासिल करेंगी देखेंगे। लेकिन इस कॉलर ने मुझे ज्वाइन किया है, तैयब साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तैयब साहब, क्या कहेंगे?
सर मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह से आप लोग बहुत सही दिमाग लोग हैं, क्रिकेट को समझते हैं सारी चीजें। मैंने ना इंटरनेशनल खेली है ना मैंने जो डोमेस्टिक तौर पे खेली है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, अजहर महमूद साहब की पाकिस्तान के अंदर कितनी विकेटें हैं इनकी इंटरनेशनल में या जो है आपका डोमेस्टिक लेवल के ऊपर? और जब वसीम अकरम जो एरियल के इश्तिहार में आएंगे और अजहर महमूद बॉलिंग के कोच बनेंगे तो क्या पाकिस्तान का जो हाल है क्रिकेट टीम का वो वैसा नहीं होना चाहिए? ठीक है, और कोई सवाल करेंगे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आप ये देखिएगा कि लाइन ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन वसीम अकरम के हवाले से अगर आपने बात की तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उनके चूंकि कमेंट्री के बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं, इसलिए शायद वो पाकिस्तान की टीम की कोचिंग के लिए दस्तयाब नहीं। और ख़ुद वसीम अकरम का इस हवाले से ये कहना है कि शॉर्ट टर्म तो वो अवेलेबल हो सकते हैं, कैंप्स लगा सकते हैं फास्ट बॉलिंग के हवाले से या बॉलिंग के हवाले से, लेकिन प्रॉपर जो है वो पाकिस्तान की टीम के साथ वो एसोसिएट नहीं हो सकते। लेकिन अजहर महमूद से बेहतर ऑप्शन, वैसे बात सही है और हम भी ये बात करते हैं, अजहर महमूद से बेहतर ऑप्शन हो सकता था। बहुत ऑप्शन है अली भाई, अगर आप उठा के देखें तो एक हिस्ट्री है, अगर आप देखे जाए तो नंबर ऑफ फास्ट बॉलर्स वहाँ मौजूद हैं। हमने असल में शुरू से लिया ही नहीं है। अब सडनली फ्रॉम द नोवेयर जब बॉब विल्मर आया था उस वक्त आपके पास कोई बॉलिंग कोच नहीं था। अच्छा, कौन होना चाहिए ताहिर? क्योंकि अब अगर मैं वकार यूनुस की बात करता हूँ, वकार यूनुस को हमने 2 दफ़ा आजमाया, वकार यूनुस फेल हो गए। आकिब जावेद जो कुछ लाहौर कलंदर के साथ कर रहे हैं उनका रिस्क नहीं लिया जा सकता। अब ऐसा कौन सा ऐसा बॉलर है अपना जो लोकल बॉलर है पाकिस्तान का, वो कौन सा जब समझते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग कोच हो सकता है? हमने पास में देखा मोहम्मद अकरम भी टीम के साथ थे तो फिर वो भी उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर थी एज कम्पेयर टू अदर, लेकिन वहाँ पर भी यही बातें सुनने को मिलती क्योंकि उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए थे और वो अपने पसंदीदा बॉलर्स को ही बताते थे और किसी को नहीं बताते थे। फिर हमने ये भी देखा इंटरनेशनल क्रिकेट जो बॉलर्स हैं उनमें तो मैमे हुई है कि जी आपकी विकेटें कितनी हैं, आप मुझे क्यों बता रहे हैं। ये भी बड़ा हमें मैटर करना है। हमें वो कोच रखना चाहिए कि जो बैलेंस लेके चले, जो अंडर 19 की लॉट को भी जानता हो और टॉप के साथ प्लेयरों के साथ खेला हुआ डोमेस्टिक लेवल में। ये हमें देखना है और ये मैं समझता हूँ कि चीफ सेलेक्टर जो भी अब बनते हैं या चेयरमैन की बात है कि चेयरमैन किसको अपॉइंट करते हैं, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और हमें इस वक्त बहुत जरूरत है ऐसे बंदे की जो न्यूट्रल हो अपने काम से। ठीक है, आप क्या कहते हैं बदीस में? अली भाई असल में हम किसी को टिकने नहीं देते। वकार यूनुस जब थे हेड कोच थे तो हमने कोई कहाँ से तनकीद वो इसको फेवर कर रहा है उसको फेवर नहीं कर रहा, खिलाड़ी उनसे उलझना शुरू हो जाते थे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास वकार यूनुस ही है, वो कि वो आके बॉलिंग। लेकिन वकार यूनुस की मैनेजमेंट में तो आपको भी मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन आप उनको एक बताएं कि असाइनमेंट दें कि भाई आप मुझे बताएं कि आपके पास ज़्यादा विकेटें लेने वाला या तजर्बाकार या वो खिलाड़ियों को आउट करने वाला कौन सा बॉलर है? वकार, वसीम, उसके बाद आप मुझे बताएं आकिब जावेद की आप भी कर दी देखी, मुझे और कोई बॉलर बता दें पाकिस्तान जो इस तरह के खिलाड़ियों को टिप्स दे सके या बता सके। तो मेरे ख्याल में तो वही बनते हैं। और दूसरी जानिब ये है कि आपके जो अब चीफ साहब हैं शायद घूम फिर के उसी इदारे में किसी और जगह भी आ जाएं, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, या ब्रेकिंग दे रहे हैं? बिल्कुल, ये ब्रेकिंग दे रहे हैं बदी के चीफ सेलेक्टर साहब के हवाले से। लेकिन साथ साथ जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं ना, हमें ऑप्शंस इतने नज़र भी नहीं आते हैं। बाबर आजम के लिए बहुत सारे लोग बात करते हैं कि उनको अगला कप्तान होना चाहिए, लेकिन बाबर आजम का कैप्टनसी का क्या एक्सपीरियंस है सिवाय अंडर 19 के। इसके अलावा इमाद वसीम की लोग बात करते हैं, तो कराची किंग ने कितने टाइटल जीत लिए इमाद वसीम की क़यादत में, सब देखना होगा। शुक्रिया ताहिर आपका भी बदी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल रात 11 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। Six it in!